हम क्यों मिल रहे हैं या ये जो कुछ हमने सोचा उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य ये है, जैसा कि नीचे लिखा भी है, आपने देखा होगा, आत्मनिर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण तक। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने निर्माण के लिए हमें जाननी होती हैं और हम नहीं जानते हैं। और मैंने ये देखा है कि वो एक राजेंद्र यादव की किताब है, शायद उसका नाम है जहाँ लक्ष्मी कैद है, और उसका जो समर्पण ओम प्रकाश दीपक को, न जाने कितनी ज़मीनों को कितने आसमां खा गए। आसमानों को बहुत सारी ज़मीनें खा जाती हैं सही वक्त पे सही सलाह नहीं मिलने से। सलाह देर से मिले तो फ़ायदा नहीं होता है, और अपने अनुभव से हम सलाह उत्पन्न करें तो प्रभाष जोशी कहते थे कि अनुभव बहुत अच्छी चीज़ है, पर उसकी प्रॉब्लम यह है कि जब वो होता है तब करने की शक्ति सूख चुकी होती है। इसलिए सही समय पे सही सलाह नहीं मिलने से खास करके यूथ में और हमारे देश में और हम सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ जीवन में बहुत भटके हैं। अगर हमें सही वक्त पे सही सलाह मिली होती तो हमारे बहुत सारे लोग पास्ट में और प्रेजेंट में भटक नहीं रहे होते। क्या पढ़ना चाहिए से लेके कैसे पढ़ना चाहिए से लेके कैसे चलना, कैसे जीना, किससे शादी करो, कैसे बच्चे करो, कुछ भी हम ठीक से नहीं जानते, क्योंकि इसकी कोई पढ़ाई होती नहीं। और हर परिवार में और हर किसी को ऐसा परिवार नहीं मिलता और ऐसे शिक्षक नहीं मिलते जो जीवन की इन बहुत सारी बातों में के बारे में बता सकें। तो ये सोचा कि ये कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे अपने बारे में आत्मनिर्माण से संबंधित कोई बात किसी के मन में हो, कोई प्रश्न हो, उस पर अपन चर्चा कर सकें। इसका चर्चा का मतलब ये नहीं है कि मैं ही खाली बोलूँ, कोई भी उसमें जिसके पास भी कोई मूल्यवान राय है, क्योंकि सत्य सबसे बड़ा है, तो उसके सत्य के पक्ष में खड़ा होना है। बात कोई भी कह सकता है। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि वहाँ से सफ़र शुरू होता है और राष्ट्र निर्माण तक जाता है। अगर आप अपने को नहीं बना सकते तो राष्ट्र को क्या बनाएंगे। तो आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण तक ये उसका मोटो हमने रखा जा सकता है। तो इसमें दो चीज़ें करनी है, एक तो खुद के बारे में बात करनी है और दूसरा ज़माने के बारे में बात करनी है। खुद को कैसे बना सकते हैं और ज़माने को बनाने में, दुनिया को बनाने में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि देश को तोड़ने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं। आओ बेटा, देश को तोड़ने वाली चीज़ें तो बहुत सारी हैं, जोड़ने वाली बहुत कम है। हर चीज़ में जाति से लेकर के आइडियोलॉजी से लेकर के रीजन से लेकर हर चीज़ तो तोड़ ही रही है, जोड़ने वाली चीज़ें कम हैं। तो धूमिल कहते थे या कौन कहता था कि इस देश में एकता जो है वो क्रिकेट और युद्ध होता है तो हम एक होते हैं, और क्रिकेट होता है तब एक होते हैं, बाकी टाइम में हम जो है आपस में मतभेदों में रहते हैं। तो तोड़ने वाली चीज़ें बहुत है, जोड़ने वाली कम है। और कुछ लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रही हैं, सोए पड़े हैं। कई बार तो लगता है कि कुंभकर्ण रावण का नहीं, हमारा ही पूर्वज था। कितनी गहरी कुंभकर्णी नींद में हम सोए हुए हैं। बस डर इस बात का है जब तक जागें तब तक बहुत देर ना हो जाए। तो खैर ये तो वक्त बताएगा। तो बात इतनी सी थी कि आत्मनिर्माण, राष्ट्र निर्माण, और इसमें फिर खाली बातें ना हो, कुछ काम भी कर लें हम लोग। जैसे अब में से कुछ लोग थे, जब हम लोगों ने इस संस्था के निर्माण से पहले हम लोगों ने स्टेडियम साफ़ किया था। कुछ लोग रहे होंगे, ज़रूर थे इसमें से। तो इस तरह की कुछ चीज़ें भी कर सकते हैं। तो कुछ काम करेंगे और कुछ जो है बात करेंगे, पर सारी बातों का और सारे काम, सारी चीज़ों का उद्देश्य अंत में निर्माण ही है। खाली बातें करके बतरस नहीं करना है, कुछ सीखना है और जीवन में लागू करना है। बात इतनी सी है। आप में से और तो बेहतर ये है, मुल्क के लिए पे बैक है ये। हम सबको इस समाज ने बनाया है, खाली परिवार ने नहीं बनाया है। तो मेरा अपने लिए कर रहा हूँ, सोसाइटी को पे बैक कर रहा हूँ, और आप मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं तो आपके साथ साथ चल के कर रहे हैं। कुछ आप सीखेंगे, कुछ आप करेंगे, कुछ मिल के करेंगे। बात बस इतनी सी है। कोई बहुत बड़ा रिवोल्यूशन नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन ठीक है। विवेकानंद कहते थे कि चेतना का प्रचार सबसे बड़ी समाज सेवा होती है। और वैसे भी देखो तो गौतम बुद्ध से लेकर कबीरदास तक कर क्या रहे थे, सुकरात, अरस्तु, अंबेडकर, मार्क्स कर क्या रहे थे? चेतना का ही प्रचार प्रसार तो कर रहे थे ना, चेतना का ही जागरण कर रहे थे। तो अपन अपनी भी जगा रहे हैं और साथ साथ सोचते हैं लोगों की भी थोड़ी जग जाए। और बाकी देश दुनिया के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक तो एक्शन में क्या कर सकते हैं, दूसरा विचारों में क्या कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको। हम लोगों ने एक छोटा सा काम किया, फन में किया, वो साफ किया, उसको आप फन समझ लीजिए।
अब आप मान लीजिए मैं अकेले जाता, पहले मैंने यही सोचा था कि मैं एक दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं झाड़ू लेके जाऊंगा, खुद ही साफ कर दूंगा। पहले मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर मैंने कहा कि लेकिन इससे इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, थोड़ा समाज को मैसेज जाए, तो मैंने एक मैसेज डाला, बच्चे आए 15, हमने मिलकर किया और जल्दी हो गया, वरना मैं 2 घंटे में करता। अब आप कल्पना करें कि वो 15 बच्चे जो वहां जुड़े, मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने अपने चैनल पे डाला, अगर वो 15 बच्चे अपने अपने सोशल मीडिया पे उसको डालें और अपने लोगों को एक मैसेज करते हुए डालें कि इसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये विचार है, अच्छा विचार है, क्योंकि हर जगह कॉलेज हैं, हर जगह कोई ना कोई कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, वहां पे कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा करो, राइट। कल्पना करिए कि वो 15 की बजाय 150 हों और 250 हों और 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 1000 हों, और वो 1000 लोग अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको एक्सपेंड करें अगर, तो एक छोटी सी आइडिया, जो सुंदर आइडिया है, वो बहुत दूर तक फैल सकती है कि नहीं फैल सकती है। तो अच्छा करना, अच्छा विचार, इसका एक उद्देश्य तो ये हो सकता है कि हम उसको एक्सपेंड भी करें। जैसे मान लीजिए 15-20 लोग बैठे हैं, ठीक है, तो हम 15-20 लोग भी ये फैसला कर सकते हैं कि अगर कुछ अच्छा हम करेंगे, या कोई अच्छा वीडियो है, किसी का भी कोई अच्छा वीडियो कुछ करेंगे, तो उसको हम अपने सोशल मीडिया से उसका प्रसार जितना हो पाएगा करेंगे और करवाएंगे। तो एक तो विचारों का, अच्छे काम का, अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार हमारा उद्देश्य है। तो एक तो होगी आत्मनिर्माण से जुड़ी हुई बातें, उनका भी प्रचार प्रसार, राष्ट्र निर्माण से जुड़े हुए काम, उनका भी प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के इस्तेमाल से। उसके बाद चाय की दुकान पर बैठ के बात कर रहे हैं, तो वहां पे तो आप बात कर ही सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की अप्रोच बहुत ज़्यादा है। तो मेरे मन में आया कि मैं क्या करें, अब सफाई तो हो गई एक जगह की, वो सिंबॉलिक है, एक सिंबॉलिक सफाई कर दी कि कोई गंदा करने से पहले सोचे, कोई गंदा करे तो रोके। हमने सोचा अगला हम क्या करें। मेरे मन में ख्याल आया कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो पूरे कैंपस को झाड़ू मारते हैं, महिलाएं, और महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष कम हैं, मैंने कहा क्यों ना हम उनको एक दिन शाम को दावत दें, उन सारी महिलाओं को, सारे पुरुषों को इकट्ठा करें, उनको आदर से बिठाएं और उनको हम एक भोज दें, हम उनको भोज दें, बना के दें ज़रूरी नहीं है, हम कैसे भी दें, उनको हम इज्जत से बैठाएं, खाना खिलाएं, उनका सम्मान करें, उनकी प्रशंसा में 4 अच्छे वाक्य बोलें। ये मेरे मन में है, मैं करना चाहती हूँ। आगे तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, सिर्फ सफाई करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य बेसिकली जो है हलचल पैदा करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर किसी ने आप में से देखा हो तो मैंने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी लगाई है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अंबेडकर चाहते थे कि देश की राजभाषा संस्कृत हो आज़ादी के बाद, मुझे नहीं मालूम था। वो एक मित्र ने अखबार की कटिंग लगाई उस जमाने की, वो कर्नल साहब है, तो मुझे पता चला, तो हैरान हो गया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि धारा प्रवाह संस्कृत बोलते थे अंबेडकर, धारा प्रवाह 7 भाषाएं बोलते थे, 11 भाषाएं आती थीं। मैं तो ये भी ठीक से नहीं जानता था कि वो एक पीएचडी उन्होंने की थी और एक पीएचडी उनको उस्मानिया ने डिलीट दी थी, और इसके अलावा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 1920 में उन्होंने पढ़ाई की थी, और उनके जितना पढ़ा लिखा दुनिया में शायद ही कोई पॉलिटिशियन हो, ठीक है। तो जब मैंने कटिंग देखी तो मेरे को क्यूरियासिटी हुई, मैंने थोड़ी सी उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह पे देखा, फिर मैंने कहा चला नेहरू का देखते हैं। नेहरू ने खुद लिखा है कि मैं तो जैसे तैसे पास हो जाता था। तो अचानक जब मैं ये सब पढ़ रहा था तो मेरे मन में ख्याल आया, सुबह की बात है, कि अंबेडकर प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकते थे। आप कल्पना करिए कि अंबेडकर प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकते थे। अगर अंबेडकर को प्रधानमंत्री बनाया होता, तो मैंने फिर लिखा, व्हाट्सएप पे लिखा, फेसबुक पे लिखा, फिर पूरी टिप्पणी मैंने की है। अगर अंबेडकर प्रधानमंत्री होते तो जो सदियों से दबे कुचले दलित वंचित लोग हैं, जो जख्मी हैं, जो दुखी हैं, जो कन्वर्जन भी कर रहे हैं और खुद आगे जाकर के अंबेडकर ने भी किया, उनको कैसा लगता। क्या कन्वर्जन नहीं रुकता? क्या अंबेडकर कन्वर्जन करते खुद? क्या कन्वर्जन नहीं रुकता? क्या सदियों से जले हुए लोगों को शांति सुकून अच्छा नहीं लगता, उनको अच्छा नहीं लगता? आपने तो उनको प्रधानमंत्री भी नहीं बनाया। ये सोचो कि जैसे जिन्ना कहते थे कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, देश का पार्टीशन नहीं होगा, उनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था। वो तो सुअर का मांस खाते थे, कभी नमाज नहीं पढ़ते थे, उनको कुछ लेना ही देना ही नहीं था। और वैसे भी वो शिया थे, सुन्नी उनको अभी भी गाली देते हैं। तो जिन्ना को तो प्रधानमंत्री बनना था। अम्बेडकर ने तो कोई मांग ही नहीं की, कि उनको पता था कि किसी नक्कार खाने में मेरी कौन सुनता है।
जहां आपको उस आदमी की काबिलियत की जरूरत है वहां आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, पोथा पढ़ने को दे दिया, ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बना दिया आपने। फिर किसी ने सांसी डकार नहीं ली। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हो जाएंगे, पटेल उप प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तब पटेल बूढ़े नहीं हैं। पटेल को प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पटेल बूढ़े हैं, और उप प्रधानमंत्री बना दिया। तो प्रधानमंत्री आप अम्बेडकर को क्यों नहीं बना सकते थे? कहां गया गांधी जी का दलित प्रेम, हरिजन कहां है? भाषणबाजी अलग चीज होती है, लेकिन हकीकत में तो अलग चीज होती है। तो मेरे मन में ये सवाल आया, फिर मैंने उस पर पोस्ट लिखा कि अम्बेडकर को क्यों नहीं बना सकते थे? आप आंख बंद करके कल्पना करिए, आज तक किसी दलित को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। पूरे भारत में पहला कोई दलित चीफ मिनिस्टर बना तो उत्तर प्रदेश में बना, मायावती, जिसको हम सबसे रूढ़िवादी और पिछड़ा उत्तर प्रदेश कहते हैं। वहां पे पहला जो हम लोग तो सोच के ये बनाए कि आयशा से लेकर के हर पार्टी के लोग, हर तरह के लोग, हर क्षेत्र के लोग आएंगे, बैठेंगे, जाति धर्म सब भूल करके बैठेंगे, बात करेंगे। हम लोग तो ये सोच करके चल रहे हैं। अब कोई आए नहीं आए, कोई डरे, कोई अपने मन में क्या सोचता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? पर आइडिया तो हमारा ये है कि हमारे लिए तो मनुष्य हैं और विद्यार्थी हैं, सब समान हैं, सब बराबर हैं। और ये भाषा में भी है और ये जीवन में भी है कि राष्ट्र को मजबूत करना क्यों है। देखिए, देश होगा तभी तो अपन होंगे। अब ये तो हो नहीं सकता कि नारायण जी की आपका घर सुरक्षित रहे और बाकी देश में आग लग जाए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है कि मेरे घर के एक कमरे में लाश पड़ी हो तो दूसरे कमरे में मैं शांति से बैठ के भजन कैसे कर सकता हूँ। तो अपने देश की तो हालत वही है। तो अगर देश ही मजबूत नहीं होगा तो अपन होंगे नहीं। और हम देश कैसे मजबूत होगा? जब हम अपने मतभेदों को भुला करके एक होंगे। एक हो करके हम अपने को शक्ति संपन्न बनाएंगे और हम उनके सामने खड़े होंगे जो देश के खिलाफ आएंगे या हमारे खिलाफ आएंगे। बात प्लेन एंड सिंपल, बात बड़ी सीधी सी है। तो और उसमें ये नहीं है कि वो आपके खिलाफ मुसलमान आएंगे और आपके खिलाफ हिंदू आएंगे। कोई भी आपके खिलाफ आ सकता है। हिंदू किसी दूध के धुले नहीं है, मुसलमान नाली से नहा के नहीं निकले हैं। कमीने लोग दोनों जगहों पे हैं, हर जगह कमीने बैठे हैं। तो लड़ाई कमीनों से है, लड़ाई किसी धर्म विशेष से नहीं है। और कुल मिलाकर के बात यह है कि अपने को आप मजबूत करिए। और अपने को मजबूत कैसे करेंगे? देश को मजबूत करेंगे। जैसे बहुत पहले मैंने सोचा था कि मैं आगे जितना कर पाऊंगा करूंगा, हो सकता है आप करोगे, साथ साथ करूं। आप देखते होंगे कि सेना अंत में हमारी रक्षा, वैसे रक्षा छोड़िए, आप ही बताइए कि अंत में सरकार की मूल शक्ति क्या होती है? मोदी जी की अंतिम शक्ति क्या है? या किसी भी प्राइम मिनिस्टर की अंतिम शक्ति क्या है? स्टेट का आखिरी पावर क्या होता है? जो नहीं होगा तो स्टेट नहीं चलेगा। आर्मी ही आखिरी शक्ति है। अंत में बात वहीं खत्म हो जाती है। अगर आर्मी आपके पास नहीं है, अगर आर्मी कमजोर नहीं है तो आप शासन नहीं कर सकते हैं। और हमारे देश में आर्मी पर कितनी उंगलियां उठाई जाती हैं, खुलेआम उठाई जाती हैं। और फिर हम अपने लेवल पे आ जाएं तो हम देखेंगे, तो हम ट्रेनों में देखते हैं कि आर्मी वाला बंदा खड़ा है अपना होल्डार लेकर के, या 2 बैग लेकर अकेले चला जा रहा है, प्लेटफॉर्म पे चला जा रहा है। सिपाही लेवल के लोग, कितने लोग हम में से ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ के उसके लिए खड़े होकर के जगह दे देते हों, उसका बैग ले लेते हों, उसको 1 कप चाय ऑफर करते हों। हमको पता है कि अंत में अगर हमारी रक्षा कोई करेगा देश के आंतरिक शत्रुओं से या बाहरी शत्रुओं से, तो आर्मी होगी। उस आर्मी के लिए जब कोई गाली देता है तो भी हम कुछ नहीं करते हैं, और व्यक्तिगत लेवल पे भी कुछ नहीं करते हैं। मतलब हम इतने लेवल पे सोए हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। कम से कम आप रेस्पेक्ट तो दे सकते हैं ना। वो गांव में आता है तो पता चलता है कि उसका घर चू रहा है, उसके खेत में उसके पड़ोसी ने कब्जा कर रखा है। वो फिर कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन लेके जाता है, कलेक्टर भी उसके साथ बदतमीजी से बात करता है। और जनता उदासीन है, मरेगी तो उसको सेना याद आएगी। बाढ़ आती है कश्मीर में तो आर्मी होती है, केरल में बाढ़ आती है तो आर्मी होती है, जिस आर्मी के लिए हम कुछ नहीं करते। अगर हम एक ऐसा ही मैसेज दुनिया को पास कर सकें कि कभी भी कहीं कोई फोर्सेज के लोग आपको मिलें, वर्दी वाले लोग मिलें, तो आप उनको थोड़ी इज्जत दो, थोड़ा रिस्पेक्ट दो, उनका बैग उठा लो, कुर्सी छोड़ दो, 1 कप चाय पूछ लो। देखो उनको वो कितने अंदर से ऊंचे हो जाते हैं, वो कितना अच्छा लगता है। एक कनेक्शन तो फील करेंगे ना। तो ऐसी बहुत सारी छोटी चीजें हैं जो आप ऐसे करके भी देश के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आप AK-47 नहीं खरीद सकते।
और हम लोग तो अपने अपने आराम में सोए हुए लोग हैं, हमें तो ये पता ही नहीं है कि आर्मी किन हालातों में है और कैसे काम कर रही है। हम लोग में से कितने लोग हैं जो बॉर्डर पे जाकर के जिन्होंने उनकी ज़िंदगी देखी है। आप जहाँ 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं, वहाँ वो 5-5 महीने रहते हैं। हम क्या करते हैं उनके लिए? कुछ नहीं। हम तो अपना, हमारा जो ट्रैफिक वाला हवलदार होता है, जो सुबह से शाम तक ट्रैफिक लाइट पे खड़ा होकर के, हम वहाँ खड़े होते हैं, गुजरते हैं, उसका हाथ हिलाना, उसका धुआं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम कभी भी अपनी गाड़ी से उतर के उसको 1 बोतल पानी और 1 पैकेट पार्ले जी पकड़ा के आगे नहीं बढ़ पाए आज तक। क्या रिश्ता बनाएंगे उससे हम? लोग कहते हैं पुलिस बहुत कमीनी है, करप्ट है। हटा लीजिए पुलिस। अकबरुद्दीन वैसी ने वही 10 साल पहले कहा था वीडियो में, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम इन हिजड़ों को बता देंगे, ये होंगे 100 करोड़, काट के रख देंगे। तो यानी कोई तो पुलिस है ना जो उनके और आपके बीच में खड़ी है। और तो जो उनके और आपके बीच में खड़ी है, जिनको हटाने की वो बात कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? हाँ, गाली दे रहे। उनमें से सारे कमीने हैं तो हटा दो ना, सारे कमीने हैं तो। अगर इतने ही खराब है तो हटा देते हैं, फिर सो लीजिए अपने घर में आप। पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती है तो हमारी दुश्मन है, बाकी लोग अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो भगवान है। वो क्या तमाशा है ये? जज ने कहा, वो वैसी वाले में जज ने कहा कि सबूत नहीं है इनके खिलाफ, उस वाला वीडियो में बोल रहा है। और उसके 6 महीने बाद फिर उसने उधर आदिलाबाद में कहीं भाषण दिया, 6 महीने या 2 साल के बाद, और फिर उसने कहा कि अभी लोग बहुत परेशान हैं मेरे से, क्योंकि मैं 15 मिनट वाला भाषण दे के आया था। खुद ही कह रहा है मैं दे के आया था। दोनों वीडियो मार्केट में है, जज साहब को दिख नहीं रहा है, और जज साहब को हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वही जजेज हैं रात को 3 बजे अफजल गुरु के लिए फाटक खोल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट खोल देते हैं। और ये वही जज हैं जो कश्मीरी पंडित जाते हैं और कहते हैं हमारी सुनवाई करो, तो कहते हैं पुराना 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 केस है, छोड़ भागो। हम और आप अगर 1 EMI, 2 EMI, 4 EMI बैंक की मिस कर दें तो हमारी गाड़ी उठा के लेके चले जाएंगे बैंक वाले। और राना अयूब को कोर्ट कहता है 12 करोड़ का ही तो फ्रॉड किया है आपने, ये तो छोटी चीज है, जाने दो। और इंडिया के बाहर जाके इटली में किसको गाली दे रही है? भारत को। ये है हमारा देश। ये तो कुछ नहीं, ये तो मतलब ग्लिम्सेस हैं। तो इतनी तरह की समस्याओं के बीच में देश है, और देश के भीतर हम रहते हैं, तो हम हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? हम क्या कर सकते हैं? एक तो हम बात कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, और अपने विचारों को दुनिया को शेयर कर सकते हैं, जिसको देख के लोग इंस्पायर हो सकते हैं। हमारे लोगों की प्रॉब्लम ये है, हमारा देश तो वैसा है ना कि शराब की लाइन लगती है, दूध वाले को घर घर घूम के बेचना पड़ता है। कभी आपने देखा है कि किसी शराब की दुकान पे कोई आदमी जाए और खड़े होकर के कहे कि कल शराब ले गया, तूने पानी भी लाया था? कभी किसी शराब की दुकान पे आप ये सवाल नहीं करते कि तुम्हारी शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है। दूध वाले को रोज आप चोर समझते हैं, दूध में पानी मिलाया था इन्हें। देश तो ऐसा है कि अच्छे कामों को करने में हमें शर्म आती है। अगर मैं दूध पीने का एक कंपटीशन आयोजित करूं साउथ कॉम्प्लेक्स में, दूध पीने का, और एक आयोजित करूं मैं बियर पीने का। अभी होली मनाई कुछ दिनों पहले, आप लोगों ने मनाई थी, आप मतलब आपने, बच्चों ने मनाई थी। शराब की इतनी बदबू आ रही थी, इतनी बदबू आ रही थी, इसका कोई हिसाब नहीं था। भयानक बदबू। तो ये कौन सी होली है, ये कौन सी पार्टी है जो बिना शराब के नहीं बनाई जा सकती है? और आपको लगता है कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, तो मैं बुलाता हूं आपके माँ बाप को और बगल में खड़ा कर देता हूं, और फिर आप ऐसी शर्ट उतार करके और शराब में धुत होकर के होली मनाइए। अगर अपने बाप की औलाद है तो अपने बाप के सामने मनाइए। तो हमारा कैरेक्टर है, ये हमारा समाज है। इतनी परतें हैं तकलीफों की और बर्बादियों की जिसका कोई हिसाब नहीं है, और हम अपनी अहमन्यता में, मूर्खता में और ईगो में सोए पड़े, डूबा हुआ है। जो मतलब लेयर्स एंड लेयर्स हैं हमारी समस्याओं के। इसमें से जो जो अपन कर सकते हैं वो करते चलें, अपनी जिंदगी बनाते चलें, और हो सके तो समाज को थोड़ा बेहतर करते चलें, वरना तो सोए रहिए। और आप सब लोग अगर 2 काम कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप मतलब मैं तो जरूर कहूँगा कि आप यही काम कर लीजिए। आप एक तो कश्मीर फाइल फिल्म देख लीजिए अगर नहीं देखी है तो, और दूसरा आप राहुल पंडिता की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, जो अंग्रेजी में है, पर पढ़ लीजिए, आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स। अब वो हिंदी में आज आ रही है, 2 महीने में आ जाएगी। उसका नाम है मेरी माँ के घर के 22 कमरे।
और ये रियल है, सिनेमा भी रियल है, उसमें नाम बदले हुए हैं, और इसमें तो सब रियल है, इसमें तो ऑटोबायोग्राफी है, इसमें तो तारीख और नाम सब रियल है। एक बार ये पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं और आपका क्या होने वाला है। उसके बाद आइए मुझसे बात करने की, आप बकवास कर रहे हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको बकवास कौन कर रहा है। तो हमें, अगर हम देश को ही स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, अगर हम वोट की कीमत वोटर को नहीं समझा सकते, अगर हम अपने गांव जाकर के 10 लोगों को ये नहीं बता सकते कि वोट सोच समझ के दो भाई, सारी शराब पे वोट मत दो, तुम ये वोट देते हो तो इससे ये होता है, उनको तो यही नहीं पता कि वोट देते हैं तो होता क्या है। ये क्या कम है कि कम से कम वोटर्स की मानसिकता को आप दुरुस्त कर सकें। ये नहीं कहना है कि किस पार्टी को देना है, पर सही रास्ता क्या है इस कहता है। तुम भगवान के भरोसे बैठे हो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। माउंटेन मैन, यस, माझी, क्या पता भगवान मेरे भरोसे बैठा हो। या जैसे वो एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक आदमी को भगवान मिले, इंट्रोडक्शन हुआ, पकड़ा कॉलर उसने, कहा आज तो मिले बेटा, तुम बहुत दिनों से खोज रहा था, दुनिया में इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है, काहे को हमको भेजे, तुम इतने कष्ट में छोड़ के तुम गायब रहते हो, अवतार भी नहीं लेते हो कोई हाल फिलहाल में। तो भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा इसीलिए तो तुमको भेजा था, मनुष्यों को भेजा ही इसीलिए गया था, हम पृथ्वी के कस्टोडियन थे, मालिक नहीं थे। हमारी ही जिम्मेदारी आती है, हम ही संरक्षक हैं गिलहरी के और पीपल के और बरगद के और चींटी के, हम तो अपने को मालिक समझ बैठे। तो अजान इनक्रोच सिर्फ हमें नहीं करती है, अजान सबको, पक्षी को भी इनक्रोच करती है। नवरात्र पर लाउड स्पीकर से तेजी से बजते गाने भी इनक्रोच करते हैं। सबको अपनी सीमाओं में रहना चाहिए, सबको अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। और वो कहते हैं अंधा युग में कृष्ण के हवाले से कि रक्षा करेगा मर्यादित आचरण ही। आप अपनी मर्यादा से बाहर जाएंगे, आप रामनवमी के जुलूस पे पत्थर चलाएंगे, आपका घर तोड़ दिया जाएगा। प्लेन एंड सिंपल। आज आपका घर तोड़ा जा रहा है, इजराइल में तो पूरा का पूरा घर ही उड़ा देते हैं। जिस घर पर उनको शक हो जाता है कि इस घर में आतंकवादी पनाह पा रहे हैं, पनाह दिए जा रहे हैं, वो पूरा घर उड़ा देते हैं। आप वीडियो देख लें, बाकायदा इन्फॉर्म करके घर खाली कर दो आप लोग, और पूरी पूरी बिल्डिंग मिसाइल आती है गायब कर देती है। तो हम तो उधर ही पहुंचने वाली है, कदम तो वही जा रहा है ना। पहले तो बुलडोजर से घर गिराए नहीं जाते थे, आज बुलडोजर गिरा रहा है, कल मिसाइल गिरा देगी। परसों बोलेगी घर खाली करो, और नरसों बोलेगी घर खाली करने की क्या जरूरत है, रात को 2 बजे गिरा देगी। अश्वत्थामा हमारा ही तो पूर्वज था। था कि नहीं था? इसलिए अपनी मर्यादा में रहना जरूरी है। और आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, आप एक बार पढ़िए, और इसलिए भी पढ़िए कि आप देखिए कि अपना दुख कैसे कहा जाता है, लिखा कैसे जाता है, और तब आपको समझ में आएगा कि आगे क्यों कहते थे कि दुख जिन्हें होता है उन्हें यह शक्ति भी देता है कि वो दूसरों को दुख से दूर रखने का प्रयास कर सके। एक आदमी जो इस तरह तकलीफों से गुजरा है, उसके बाद भी वो कड़वा नहीं है, कि इतने दुख से गुजरने के बाद भी हमारे मन में अनावश्यक कड़वाहट ना हो। ये कितनी बड़ी बात है। आप दुख को कैसे कहते हैं, इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि हम लिटरेचर के लोग हैं, और वो रियल है, वो फैक्ट है। उसमें आप लोग अपना अपना भविष्य देख लीजिए, उसमें 20 साल के बाद का भारत है। जो ये सारा मामला है, अपने को मजबूत बनाइए, स्ट्रांग बनाइए, आप देश को मजबूत बनाइए, विचारों का प्रचार प्रसार करिए। और एक अध्यापक के रूप में या एक विद्यार्थी के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी सोच तो वैसी नहीं है ना कि जा करके हिंसा करो और सर फोड़ दो और ये करो वो करो, वरना हमने तो इन्हीं सड़कों पर उर्दू विभाग के अध्यापकों को सीए जुलूस का नेतृत्व करते देखा है। SFI के जुलूस का सीए में नेतृत्व करते हुए मैंने उर्दू विभाग के अध्यापकों को देखा, जो JNU के पढ़े हुए हैं और जो अपने को सुपर सेकुलर कहता रहा है। अपने JNU का होने पे फक्र है, अपना सेकुलर होने पे फक्र है। वो सीए आते ही उस सड़क पे खड़ा होकर के सबसे ज्यादा उछल करके जुम्मे की टोपी लगा करके नारे लगा रहा है बच्चों के साथ। तो हम तो वो भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वही बहुत दूर की कौड़ी है। जो पर अपनी शालीनता में जितना हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बात बस इतनी सी है, खुद को बनाएं, देश को बनाएं, और छोटी छोटी चीजें हैं जो कर ले। जैसे हमने कहा कि जो लोग हमारे लिए खड़े हैं,
चाहे वो कमरे को झाड़ू लगाने वाली महिला हो, चाहे वो बॉर्डर पे खड़ा सिपाही हो, उनके थोड़ी इज्जत देते हैं, थोड़ा प्यार से बात कर। तो कितना सारा काम करने की ज़रूरत है खुद के साथ, अपने साथ। और आप बोलेंगे, कोई बोलेगा इससे क्या होता है तो बेटा तो जो होता है वो तो देख ही रहे हो। कश्मीर घाटी में 100% हिंदू थे और 600 साल में वो एक दिन 4% होते हैं, एक दिन 2% होते हैं, और अब तो बहुत थोड़े से बचे हैं। जो बचे हैं वो रिग्रेट कर रहे हैं। सबके वीडियोस हैं। एक भाई मार दिया गया 15 दिन पहले, उसने कहा मैं तो अटक गया, मैं जा नहीं पाया। पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है। अभी नया लेटर आया है कि जो है बचे खुचे भाग जाओ वरना मार देंगे। सरकार बोल रही है आ जाओ, हम घर बना रहे हैं तुम्हारे लिए। हालत ये है कि मुसलमानों ने मारा हिंदू कह करके। जम्मू में जब शरण लेते हैं ये लोग, जम्मू के हिंदू भी इनके साथ बदसलूकी करते हैं, इनका जितना शोषण कर सकते हैं करते हैं। फिर सरकार टेंडर पास करती है इनके लिए घर और कॉलोनी और पानी और बिजली की व्यवस्था करने के लिए, और उस टेंडर को कौन लोग जब चला रहे हैं, वो हिंदू लोग ही चला रहे हैं। इसमें कंपनियां हैं हैदराबाद की, और मालिक कौन है, हिंदू। किसके लिए बना रहे हैं, जम्मू के शरणार्थियों के लिए, जो बहुत बुरी हालत में है। और कैसा बना रहे हैं आप, ये छोटा सा कमरा है, उसमें एक आदमी 8 का परिवार लेकर के आता है। कमरा कितना है, जितना बड़ा मेरे घर का बाथरूम है, आता है, छोटी सी टीवी लेके आता है, प्लग में लगाता है। बच्चे वेट कर रहे हैं कि बिजली क्यों नहीं आ रही है। प्लग है, वायरिंग नहीं है। प्लग है, वायरिंग नहीं है। ये तो किसी मुसलमान ने नहीं किया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कमीने तो दोनों तरफ है। कमीनों का कोई मजहब थोड़ी है। तो अपन जिस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स कर सकते हैं, जैसे स्टेडियम साफ कर सकते हैं, वैसे किसी दिन ट्रैफिक लाइट पे रुक करके किसी सिपाही को 1 बोतल पानी और 6 केला भी दे सकते हैं। मैं करता हूँ कभी कभी। जैसे मैं आता हूँ, मेरे घर में केले वेले होते हैं कभी कभी, तो मैं अपने पेड़ का केला अगर है मेरे पास, तो मैं जैसे उस गेट पे आया, वहाँ गाड़ी रोकी और मैं लोगों को, सिक्योरिटी को बुला के 10-12 केले दे देता हूँ। वो खुश हो जाते हैं। बात केले की नहीं है, बात महत्व और इज्जत की है, बात रिकॉग्निशन की है। ने कहा है कि जो है गोल्ड मेडलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे लीडर हो जाए। यही ना, यही ना, राइट। चलिए साहब, इस पे बात ही कर लें। इस पे बात करें, ठीक है। आप देखिए कि गांधी के सामने, और उन्होंने ये भी कहा कि साहब वो फ्रीडम स्ट्रगल में साथ नहीं दे रहे थे, वो अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे हुए थे। ये आरोप उन्होंने अम्बेडकर पे लगाया। दूसरा कहा शिक्षित होने का ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे प्रशासक हो सके। हम 1 by 1 ही बात कर लेते हैं। अम्बेडकर जब पढ़ रहे थे लंदन में, तो भारत के कुछ नेतागण जो लंदन आते जाते थे, उनको पता चला कि एक बड़ा प्रतिभाशाली लड़का पढ़ रहा है। तो कुछ नेता लोग उसके पास जाते हैं लाइब्रेरी में और कहते हैं कि भाई देश की आज़ादी में चलो तुम योगदान दो। तो कहता है देखो मैं एक फेलोशिप लेकर के आया हूँ, अपनी बिरादरी से इतना पढ़ने लिखने वाला, ऐसा मौका पाने वाला मैं बहुत थोड़े लोग हैं जिसमें मुझे ये मौका मिला है। अभी भाई मुझे ज़रा ईमानदारी से पढ़ाई कर लेने दो, मैं ये अपना काम कर लूँगा, फिर मैं देश में आऊँगा। ठीक है। अब आप ये बताइए कि फेलोशिप में दिया है महाराजा गायकवाड़ साहब ने, उस आदमी को विदेश पढ़ने भेजा है, और कितनी कम फेलोशिप होगी कि वो लंच नहीं करते थे, पानी पीते थे। तो एक दिन उनके ब्रिटिश लाइब्रेरियन ने देखा कि जब लाइब्रेरी बंद हो जाती है, सब लोग खाना खाने जाते हैं, तो सीढ़ियों पर बैठा रहता है ये। तो पूछा कि तुम क्यों नहीं नाश्ता कर रहे हो, तो चुप। तो समझ गया। तो उसके बाद से वह ब्रिटिश लाइब्रेरियन अपना टिफिन रोज अम्बेडकर से शेयर करता था। मतलब ये हुआ कि फेलोशिप बहुत कम थी। ठीक। तो कम फेलोशिप पे एक आदमी नॉन स्टॉप पढ़ाई कर रहा है। आप बीच में बोलते हैं पढ़ाई छोड़ करके आ जाओ, देश के लिए काम करो। आप ठीक भी हो सकते हैं, वो भी ठीक हो सकता है, क्योंकि उसको एक फेलोशिप मिली है पढ़ाई करने की, जो मौका उसके समाज को नहीं मिलता। तो अपनी जगह पे वो ठीक है। आपको लगता है गलत है, मुझे लगता है ठीक है। अब आप कहते हैं जब वो देश आ जाता है तो भी वो आज़ादी की लड़ाई में उतना सक्रिय नहीं है जितना वो दलितों की लड़ाई में सक्रिय है, क्योंकि उसके सामने समस्या ये है, जैसे मुसलमानों के सामने, मुसलमानों को ये समझा दिया था अंग्रेजों ने कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा और तो फिर ये हिंदू हावी हो जाएंगे, तुम 7-8 साल 100 साल से बादशाह रहे हो, तुम्हारा क्या होगा। ये बात जिन्ना के दिमाग में डाली जाती है, और जिन्ना इस और सर सैयद अहमद खां इसको लेकर के आते हैं, और मुस्लिम लीग की स्थापना होती है कि पाकिस्तान की डिमांड होती है मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र देश। वैसे ही देश की आज़ादी में फुल फोर्स ताकत लगाने की बजाय अंबेडकर दलितों के लिए ज़्यादा लगे हुए थे। तो फिर लोग क्वेश्चन करते हैं कि देश की आज़ादी में उतना काम नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि यही सवाल अंबेडकर के सामने था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो हमारा, और फिर यही राजा, यही जमींदार, यही जागीरदार, यही जाति प्रथा अगर फिर से वापस आ गई तो हमारे लोग तो फिर उसी गुलामी में चले जाएंगे।
जहां से थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की वजह से ये बाहर निकले थे। तो भाई हमारे लोगों के लिए आजादी के बाद क्या है, ये उनके सामने एक प्रश्न था। अब आप बोलेंगे कि वो इस पर न सोचें, काहे नहीं सोचें, कौन सोचेगा? कोई मुझसे कह सकता है कि आप यहाँ बैठ के क्यों बात कर रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, और भी तो प्रोफेसर हैं 500 इसमें, पता नहीं लोग क्या क्या इस समय कर रहे होंगे, मैं क्यों यहाँ बैठा हूं मच्छर के बीच में, आप क्यों बैठे हैं? किसी ने कर्तव्य होता है, एक अपनी मॉरल ड्यूटी होती है। अंबेडकर की मॉरल ड्यूटी थी कि जिस समाज से वो निकल करके आए थे उस समाज के बारे में भी सोचें, वो सोच रहे थे, और साथ साथ आजादी में भी वो लगे हुए थे। तीसरी बात है कि वो लोग कहते हैं साहब उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। ध्यान से देखिएगा, गांधी वैसे ही डिक्टेटर थे पार्टी पॉलिटिक्स में, जैसे जो कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं है उसकी शुरुआत गांधी से होती है। जैसे लेनिन और हिटलर सारे के सारे डिक्टेटर हैं, वैसे गांधी भी डिक्टेटर हैं। सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं तो उनको हराते हैं गांधी, और पट्टाभी सीतारामैया को जिताते हैं। पार्टी डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी। प्रधानमंत्री होने के लिए पटेल को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन वहां फिर ट्विस्ट करके वो नेहरू को लेके आते हैं। जो करना होता था गांधी को करते थे, पूरी पार्टी में कोई गांधी को चुनौती नहीं दे पाता था। अब आप देखिए कि वह आदमी इकलौता आदमी है उस देश की राजनीति में जो गांधी के समक्ष दलितों के हक को लेकर के लगातार खड़ा रहता है और लड़ता है। अगर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होती तो दलितों का प्रतिनिधि बनकर के कैसे लड़ पाता गांधी जैसे आदमी के साथ? अब उसके अंदर अगर और क्वालिटीज नहीं है तो आप उसको संविधान सभा का अध्यक्ष क्यों बनाते हैं? और उसके अंदर अगर नेता बनने की कैपेसिटी नहीं है तो आप उसको लॉ एंड जस्टिस, यही मिनिस्ट्री का नाम है शायद, लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर ही क्यों बनाते हैं आप? मिनिस्ट्री में तो लीडरशिप होती है ना, क्यों बनाते हैं? मत बनाइए। ये जब लोग कहते हैं कि उसके वो पढ़ाई लिखाई तो उन्होंने बहुत की है, जैसे उस आदमी ने जो मेरे में कमेंट लिखा उसने ये भी लिखा है कि साहब उस हिसाब से तो देखिए विश्वविद्यालयों में जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको स्टूडेंट पॉलिटिक्स करनी चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है, दूसरे लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं। तो मैंने उसका जवाब में मैंने कहा मैं तो लोग कितने मूर्ख होते हैं। इसलिए नामवर जी कहते थे अनपढ़ों से प्रॉब्लम कम है, कुपढ़ों से ज्यादा है। सारे के सारे यूनिवर्सिटीज के विश्वविद्यालयों की राजनीति कितनी 3 कौड़ी की क्यों है? देश में अनपढ़ों ने राजनीति की तो हमारे सामने है तमाशा, हमने देखा देश का क्या किया है इन लोगों ने। और उसके बाद यूनिवर्सिटी में गुंडों ने पॉलिटिक्स की और लफंगों ने पॉलिटिक्स की तो हम तमाशा देख रहे हैं। चाहे वह SCU हो, चाहे वो JNU हो, चाहे वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, कहीं प्रॉपर गुंडे हैं, कहीं सेमी गुंडे हैं, कहीं नक्सल हैं, कहीं लफंगे हैं, कहीं आवारे हैं। आप इमेजिन करो कि हम स्टूडेंट यूनियन का नेचर ही बदल देंगे। जितनी क्लासेज हैं उसमें कोई ना कोई टॉप करता है हर साल एग्जाम होता है ना हर क्लास में। तो मान लो 50 तरह की क्लासेज अगर होंगी तो 50 टॉपर हुए, हर साल होंगे ना 50 टॉपर। वो जो 50 टॉपर होंगे उनकी एक सोसाइटी कमेटी बनेगी। वो कमेटी आपस में मिलकर के बहुमत से फैसले करेगी। जो टॉपर होगा वही होगा, कोई इलेक्शन नहीं, कोई स्टूडेंट पार्टी ही नहीं, खत्म। कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई कमीनापन नहीं, कोई गंदगी नहीं। गुंडागर्दियों की इनकी अजब कहानी है। मतलब ये है कि पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, चरित्रवान लोग अगर राजनीति में हों, अब 50 बच्चों की अगर कोई कमेटी है और 50 टॉपर हैं तो उसमें कम से कम 25 तो वैसे होंगे जो जेन्युइन टॉपर होंगे। टॉपर अगर है तो ये मान के चलिए कि वो चरित्रवान भी है, और रोज रात को शराब में पी के धुत नशे में पड़ा रहेगा तो टॉपर कैसे होगा? तो हमें चरित्रवान और शिक्षित, तो वैसी को देश के लेवल पे आप देख लीजिए कि शिक्षित पढ़े लिखे समझदार लोग अगर पॉलिटिक्स करते हैं तो कैसे क्या हो सकता है? तो पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की, चरित्रवान लोगों की, पढ़ा लिखा आदमी भी खतरनाक होता है, चरित्रवान लोगों की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ये आइडिया मेरा नहीं है, मेरा एक दोस्त है वो वकील है, उसने मुझे एक लेख लिख के भेजा था 6 पेज का अंग्रेजी में। मैंने उससे बोला था इसको EPW में छपवाओ, उस लायक है। उसने कहा नहीं, मैं तो, हालांकि वो पढ़ा हुआ है दिल्ली के लॉ कॉलेज का। उसमें उसने एक थ्योरी पूरी निकाली है 6 पेज में। और थ्योरी क्या है उसकी, उसने पूरी थ्योरी दी और उसको डर लग रहा था कि उसकी थ्योरी को मतलब मैं हंसू ना उस पर मैंने उसकी तारीफ की और मैंने उसको एक लॉजिक से पुष्ट किया, वो मैं भी आपको बताता हूँ। उसकी थ्योरी ये थी कि जो भी आप देखेंगे, जो भी करप्शन है, पॉलिटिकल करप्शन है, उसकी बहुत बड़ी वजह होती है इलेक्शन में खर्चा।
इलेक्शन में खर्चा, ये सबसे बड़ी वजह है पॉलिटिकल पार्टीज के करप्ट होने की, क्योंकि इसीलिए वो चंदा लेते हैं, इसीलिए वो हिसाब नहीं देते हैं, आप उनसे हिसाब नहीं ले सकते, इसीलिए इनकम टैक्स भी नहीं देते हैं। अगर इलेक्शन ही खत्म हो जाए, आप इमेजिन करें देश के लेवल पे कोई इलेक्शन ही नहीं होगा, न गांव में, न ग्राम सभा का, न लोकसभा का, हाइपोथेटिकल है पर आप जस्ट इमेजिन करिए, तो पैसे बच गए। अब आप सोचेंगे कि लोग कैसे आएंगे, तो उसकी फिलॉसफी ये थी कि कंप्यूटर रैंडम, जैसे एक गांव कल्पना करिए, मान लीजिए कोई भी आपका गांव है, गोरखपुर एक गांव है मान लीजिए, तो कंप्यूटर, गोरखपुर गांव में 10,000 लोग रहते हैं, 20 लोगों की एक कमेटी चुननी है, तो कंप्यूटर रैंडम सेलेक्ट करेगा, जैसे लॉटरी निकलती है ना, रैंडम, बिना किसी फार्मूले के। और ये जो 20 लोग रैंडम चुने जाएंगे, यही लोग आपस में फिर बातचीत करेंगे, फैसले लेंगे और प्रशासन को बताएंगे। इसी को आप स्टेट के लेवल पे और सेंटर के लेवल पे लेके चले जाइए, तो आपको लगेगा अरे यार वो 20 लोग तो जो चुने गए, वो पता नहीं उसमें कोई बकरी चराने वाला हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई पता नहीं क्या हो सकता है, ये लोग क्या फैसले करेंगे, राइट? ये सवाल पैदा होता है ना। ठीक, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अमेरिका में जुडिशियल सिस्टम में आप मुकदमा लड़ते हैं, केस चलता है, सब कुछ होता है, फैसले कौन करता है? जूरी। और जूरी में कौन होता है? किसी के पास लॉ की डिग्री नहीं होती है, वो रैंडम चुने जाते हैं। कोई ट्रक ड्राइवर होता है, कोई गृहिणी होती है, कोई ये होता है, वो होता है, वो रैंडम होते हैं। रैंडम 20 लोग चुने जाते हैं और आप उसको मना नहीं कर सकते, आपको ड्यूटी करना है, आपका नागरिक कर्तव्य है। रैंडम चुने जाते हैं और रैंडम जो 20 लोग चुने जाते हैं, वो लोग पूरे केस को सुनते हैं। जज वहां बैठा रहता है, दोनों पक्षों के वकील उनके सामने जज की ओर देख के नहीं बोलते हैं, इनके सामने देख करके सारी चीजें चलता रहता है। और एक दिन ये जूरी अपना फैसला, जूरी जब वकील लोग अपनी बात खत्म कर लेते हैं, तो ये 20 लोग एक कमरे में जाते हैं, आपस में राय बनाते हैं, फिर उसमें से किसी एक आदमी को अपनी राय दे देते हैं, वो कागज में नोट कर लेता है, फिर वो लौट के आ जाते हैं, फिर जज साहब भी चैम्बर से आ जाते हैं, फैसले की घड़ी आ जाती है। तो जज साहब पूछते हैं कि भाई क्या फैसला किया आप लोगों ने? तो वो जो आदमी उसमें से एक, जिसको उन्हीं लोगों ने चुन लिया है, वो पढ़ करके फैसला सुनाता है। जो फैसला वो पढ़ करके सुनाता है, 99.99% टाइम जज साहब उस फैसले को यस बोलते हैं। कभी कभी जज उसमें इंटरफियर करते हैं और फैसले को थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं। तो रैंडम लोग अगर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक में, अमेरिका जैसे देश में रैंडम लोग 20 लोग बैठ करके जीवन और मृत्यु के और मिलियन डॉलर के फैसले कर सकते हैं अमेरिका जैसे देश में, तो वो यहां देश क्यों नहीं चला सकते? जिस एक आदमी को आप चुनते हैं, आखिर आप देखिए अगर कोई गांव पंचायत भी है, मान लीजिए आप सबके गांव है, गांव पंचायत भी है, जो प्रधान होता है वो कौन होता है, वो क्या होता है, क्या उसकी काबिलियत है? कई बार बीबी के नाम पे होता है, बीबी घर में बैठी रहती है। ये तो नहीं कह सकते कि वो जो प्रधान है बड़ा काबिल आदमी है। तो फिर छोटी जगहों के हिसाब से वो रैंडम कंप्यूटर क्यों नहीं चुन सकता है? अगर जूरी चुनी जा सकती है, तो देश चलाने के लिए क्यों नहीं चुन सकते, गांव चलाने के लिए क्यों नहीं चुन सकते? इस बार कोई होगा, अगली बार वो नाम गायब हो जाएंगे, वो नाम पे दोबारा नहीं आएंगे, तिबारा नहीं आएंगे, तो वो भी खत्म हो जाएगा, खानदानवाद, परिवारवाद, रिपीटेशन खत्म हो जाएगा। होने को बहुत कुछ दुनिया में हो सकता है, बशर्ते आदमी करना चाहे। कुछ कर नहीं सकते तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, बशर्ते आप, वो है ना, वो एक लाइन है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कुछ भी हो सकता है गुलाब। वो कहते हैं ना दुष्यंत कुमार की, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, तबीयत से उछालो यारो, तबीयत से उछालो यारो। तो जो मुल्क ऐसा कर लेते हैं, वो मुल्क कहां से कहां चले जाते हैं। जो लोग ऐसा कर लेते हैं पर्सनल लाइफ में, वो कहां से कहां चले जाते हैं। माने आप देखो ना, भूटान जैसा देश बगल में है, आप जाके देखो, आप हैरान हो जाओगे। कभी भूटान जरूर जाना, बड़ा सस्ता है, बड़ा बगल में है, जैसे नेपाल वैसे भूटान। पासपोर्ट वीजा कुछ नहीं चाहिए, आधार वाधार से काम चल जाता है। पूरे भूटान में कोई सिगरेट पीता हुआ नहीं मिलेगा, कोई हार्न नहीं बजा सकता है, कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है, कोई रेड लाइट, कोई ग्रीन लाइट है ही नहीं। पूरे भूटान में कोई भिखारी नहीं है।
पूरे भूटान में हर आदमी लाल लाल गालों वाला शेर की तरह चलता हुआ आदमी है। हर कोई अंग्रेजी बोलता है और अपनी भाषा बोलता है, और बहुत गाड़ियां हैं और एक हार्न नहीं है, रेड लाइट ही नहीं है, कोई किसी को ओवरटेक ही नहीं करता है, सड़क पर कहीं ये गड्ढे नहीं हैं, सबके पास पानी है, सबके पास बिजली है, और बगल में है। और जो गेट उसका है, इस पार इंडिया है जयराम गांव, उस पार फुटसलांग गेट, फुटसलांग भूटान साइड फुटसलांग, ये साइड जयराम गांव। जयराम गांव में खड़े होंगे तो आप पागल हो जाएंगे, आपको लगेगा जितनी जल्दी हो मैं इस जगह से बाहर निकलूं, इतना गंदा बदबूदार घूमते हुए सुअर, सड़कें, टूटी सड़कें, भीड़, शोर। और ज्यों आप फुटसलांग गेट के उस पार कदम रखते हैं, आप हैरान हैं, यूरोप में आ गया क्या मैं, ये कौन सी जगह है। एक दीवार के उस पार अलग ही दुनिया है और इस पार अलग ही दुनिया है। और ये दुनिया कौन बनाया, आदमी। और आदमी भी कौन से देश के, 50 साल पहले दुनिया को पता ही नहीं था कि भूटान जैसा कोई देश भी एग्जिस्ट करता है पहाड़ों पे। 100 साल पहले तो खोजा गया है, पता ही नहीं था दुनिया को। तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है, बशर्ते वो करना चाहे। हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो।